जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन 3 दिसंबर को हुआ, उसके बाद से ही लगातार इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा और भी अधिक पुरानी योजना जो 2013 से लेकर 18 तक जारी था, लागू था, उसे फिर से चालू किया जाएगा। इन तमाम संशय के बादलों पर 25 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो संशय के बादल थे उससे धुंध हटा दिया। उन्होंने कह दिया कि पूर्ववर्ती सरकार मतलब 2013 से 18 तक रमन राज में जिन योजनाओं को, प्रमुख योजनाओं को बंद किया गया, उन सभी योजनाओं को फिर से चालू किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो योजनाओं का क्या साइड इफेक्ट होगा, जनता पे इसका क्या असर होगा, इन तमाम चीजों पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। साल 2003 में पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी। 50 सीटों के साथ प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई। सरकार का नेतृत्व करने का जिम्मा रमन सिंह के हाथों सौंपा गया। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में राज किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया, जिसमें सरस्वती साइकिल योजना, चरण पादुका योजना, टिफिन वितरण योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजना लाई जा रही थी, जिसे कांग्रेस सरकार आने के बाद बंद कर दिया गया। हालांकि बीजेपी की सरकार वापसी के बाद इन योजनाओं को फिर शुरू करने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 15 साल की सरकार में हम 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी करते थे, साथ में चरण पादुका, स्कॉलरशिप, साड़ी वितरण, बीमा समेत कई प्रावधान थे। लेकिन कांग्रेस सरकार में 2 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही थी। हमारा वादा है 15 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी करेंगे। इसके साथ ही जो भी योजना थी वह फिर से चालू होगी। 2 दिन में गरीब मन तेंदुपत्ता बेच नहीं पात रही ने। अब हमन के वादा है कि हम 15 दिन तेंदुपत्ता खरीदो 5,500 मानक बोरा के हिसाब से, और जो भी योजना रही से चरण पादुका, साड़ी देह के, स्कॉलरशिप के, वो सब सारा योजना यथावत फिर से चालू होगी। आयुष्मान भारत कार्ड में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 5 लाख की व्यवस्था करे रही, वो व्यवस्था भी ये पिछले 5 साल में बंद हो गई। अब आप मतलब बताते हुए मोला ये हर्ष होते कि अब वो 5 लाख के जगह आयुष्मान भारत कार्ड में 10 लाख की व्यवस्था हुई, 10 लाख के। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही योजनाओं को पूरा करने में सरकार लगी हुई है। जो घोषणा मोदी की गारंटी के नाम से जारी की गई है, उन सभी वादों को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही बीते 15 सालों तक प्रदेश में चल रही योजना जो कांग्रेस सरकार आने के बाद बंद हो गई थी, उसे फिर से चालू करने की बात कही जा रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सरकार की योजना को चालू करें। चरण पादुका योजना चालू करने जा रही है, जिसमें एक पैर में 6 नंबर की चप्पल, दूसरे पैर में 9 नंबर की चप्पल देंगे। कमीशन खोरी करके ये फिर से मोबाइल बांटेंगे, फिर से चरण पादुका बांटेंगे ताकि कमीशन खोरी कर सके। जनता इस बात को समझ रही है। ये ऐसा करेंगे तभी 5 साल में इनकी विदाई होगी। निश्चित तौर पर रमन सरकार की योजनाओं को चालू करें। चरण पादुका योजना चालू करने जा रहे हैं, जिसमें एक पैर में 6 नंबर की चप्पल, एक पैर में 9 नंबर की चप्पल देंगे कमीशन खोरी करके। तो ये गरीबों के चीजों में ये फिर से मोबाइल बांटेंगे, ये फिर से चरण पादुका बांटेंगे ताकि उसमें कमीशन खोरी कर सके। और जनता बेहतर ढंग से समझ रही है, ये ऐसा करेंगे तभी 5 साल में इनकी विदाई होगी। छत्तीसगढ़ में जहां सरकार बदलने के साथ ही कांग्रेस सरकार की कई योजना को बंद किए जाने को लेकर चर्चा तेज है, दूसरी ओर 15 सालों तक सत्ता में रही बीजेपी अपनी योजनाओं को फिर से चालू करने की बात कह रही है। हालांकि ये स्वाभाविक है कि सरकार बदलने के साथ ही योजनाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन इन योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। आपने देखा कि किस तरह की योजनाओं के साइड इफेक्ट को जानने से पहले ये रिपोर्ट आपको बताती है कि योजनाओं पे कैसे ग्रहण लगा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा योजना है जिस पे समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद उसके आवश्यकता अनुसार उसे धरातल पे लागू किया जाएगा। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से केदारनाथ गुप्ता जी है। आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर कई सालों से आप बने हुए हैं। केदार जी, आपका स्वागत है।
कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी, आप युवा प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता के पद में है, कई अहम जिम्मेदारी आप चुनाव में संभाल चुके हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, पहले दिन से सियासत के सरजमी को बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। केदार जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 25 तारीख को जब किसानों को 2 साल का बोनस दिया गया, उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा अपने उद्बोधन में कि जिन प्रमुख योजनाओं को बंद किया गया था 2018 में, उन्हें फिर से लागू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। क्या मौजूदा योजना, 1 दर्जन योजना के नाम में कांग्रेस पहले सवाल उठा चुकी है, उन्हें भी बंद किया जाएगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के और विचारों के आधार पर राजनीति करती है। जब सत्ता प्राप्त होती है तो जनसेवा प्रमुख एक बिंदु होता है और उसके साथ क्षेत्र का विकास, उसको लेकर धन की बड़ी आवश्यकता होती है। और जहां पैसा अगर बेफजूल का खर्च हुआ है और राजनीतिक हेतु के लिए पैसा खर्च किया गया है, उन सबकी जांच होना आवश्यक है और पैसा सही उपयोग में आए, धन का सही उपयोग हो, ये बात की आज छत्तीसगढ़ में आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ गलत ढंग से पैसों का खर्च किया, धन का दुरुपयोग किया, बल्कि 55,000 करोड़ का कर्ज भी 5 वर्षों में ले लिया और एक भी बुनियादी काम, एक भी विकास के काम शुरू नहीं हो पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ी आवश्यकता अभी आर्थिक अनियमितता को देखना और कम खर्च में सरकार को चलाना, साथ में योजनाएं जो धरातल पर सही रूप से जनता की सेवा के लिए हैं, जनता के उपयोग के लिए हैं, उसे चालू रखना। बाकी जो बंदर बाट राजनीतिक रूप से की गई है, उसको कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता और समीक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक बार मैं धनंजय जी का रुख कर लेता हूं, फिर प्रफुल्ल जी के पास में जाऊंगा। धनंजय जी, योजनाओं को बंद कर देना सरकार के लिए कितना जायज है? जो योजनाएं 2013 से 18 तक लागू थी, उसकी समीक्षा की गई, बंद कर दी गई या उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? 1 दर्जन योजनाएं हैं, हम चर्चा भी कर चुके हैं। चरण पादुका की बात कर ली जाए, स्काई योजना की बात कर ली जाए, संचार क्रांति के तहत मोबाइल बांटे गए, उस योजना की बात कर ली जाए, तेंदुपत्ता खरीदी 2 दिन आपकी सरकार में होती थी, पूर्ववर्ती सरकार में 15 दिन किया जाता था, टिफिन वितरण होता, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपकी भी सरकार जो 2018 से 23 तक चली, उसमें भी कई ऐसी योजना है जिस योजना में कमी बता के बीजेपी 5 साल तक सरकार को घेरती रही, उस पर आपको संशय है कि वो बंद हो जाएगा? देखिए अवधेश जी, योजना को बंद करना और चलाना, ये दोनों तत्कालीन सरकार के विषय का मामला है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो चलाई गई है, चाहे बिजली बिल हाफ योजना हो जिससे प्रदेश के 44 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होता है, चाहे गोधन न्याय योजना हो जिसके माध्यम से 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी होती है और 4 रुपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी होती है। इस योजना में 10,000 से अधिक गोठान इस प्रदेश में बने हुए, जिसमें लगभग 7,000 के करीब गोठान ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो गए हैं। उसमें राज्य सरकार की फूटी कौड़ी नहीं लगती है, वो खुद ही वहां पे गोबर खरीदते हैं, गौमूत्र खरीदते हैं, उत्पाद बनाते हैं और गोठान चलता है। तीसरी बात सबसे देखेंगे, आप देखेंगे मजदूरों को न्याय योजना के माध्यम से हमारी सरकार 7,000 रुपए देती सालाना। हमने तेंदुपत्ता के लगभग 13,40,000 संग्राहक हैं जिनको चरण पादुका अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार खरीदने के लिए हमने नगद राशि का भुगतान किया है। भाजपा सरकार में चप्पल मिलता था, एक जोड़ी 7 नंबर होता था, दूसरा 8 नंबर का होता था। तो हम तो सारी योजनाएं चलाने का काम किया। हमने भाजपा सरकार के दौरान जो बंदे स्कूल थे उसको शुरुआत किया था और 700 से अधिक हमने आत्मन अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का काम किया है। हमारी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे जनता को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है गवर्नमेंट भर्तियों के लिए, उसमें युवाओं को निःशुल्क परीक्षा में बैठाला जाता है। 33 करोड़ रुपए लगभग युवाओं को बचने का काम हुआ था। तो हमारी योजना तो लाभकारी है और उसमें अब सामने वाली सरकार को समझना है कि वो योजना जो जनहित में लगे हुए हैं उस योजना को चलाना है नहीं चलाना है, उनकी बात है। हमने किसी पूर्व योजना को बंद नहीं किया था, हमने उसमें सुधार करने का काम किया था। ठीक है, मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख कर ले। प्रफुल्ल जी, योजनाएं जनहित को देखते हुए बनाई जाती है, जनता के लिए बनाई जाती है, सरकारें बदलती है, समीक्षा होती है, योजना गौण हो जाती है। देखिए, जो भी योजना किसी भी सरकार के कार्यकाल में जो विवाद में आती है ना, उस पर तो उसका बंद होना तो लगभग आप ये मान के चलिए कि वो तय माना जाता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी उनकी सभाएं होती थी, वो गोबर घोटाले का बड़ा जिक्र करते थे। और वो ये कहते थे कि मैंने चारा के बाद एक ऐसी सरकार देखी जो गोबर में भी घोटाला करती है।
तो इसका सीधा सीधा संकेत यह है कि अभी मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए अगर 15 दिन हो गए तो अब तक तो इसकी घोषणा हो जानी चाहिए थी कि ये योजना प्रदेश में लागू नहीं होगी। अब जो दूसरी योजनाएं हैं, आप देखिए कि इसी सरकार में जो बेरोजगारों को भत्ता देने वाली जो स्कीम है उस पर राज्य सरकार ने उसको बंद नहीं किया। उसके लिए तो बजट में भी जो अनुपूरक बजट था उसमें प्रावधान भी किया। तो जब समीक्षा होती है और जब शासन के स्तर पर, आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी का जो विश्लेषण होता है किसी भी योजना को, और जब वो सत्ता में आने के बाद जो सरकार को चलाने वाला तंत्र होता है, उस तंत्र के साथ जब बैठ करके आप समीक्षा करते हैं, उसके रिजल्ट आपके सामने आते हैं, तो फिर सरकार भी अच्छी योजनाओं को, जनहित में चलने वाली योजनाओं को चालू रखती है। ऐसा बहुत कम केस होते हैं ऐसे जिनमें कि ये देखा गया है कि जो पुरानी योजनाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए। पिछले समय में मतलब 2018 से 23 के बीच में भी कुछ ऐसी योजनाएं थी जो बंद हुई। जैसे तीर्थ दर्शन एक योजना थी, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सरस्वती साइकिल योजना, तो उस पर ये मतलब अभी धनंजय भाई ही बता रहे थे कि वो कोरोना कोविड स्कूल बंद हो गया था, एक ऐसा दौर आया था जो शिक्षा से संबंधित बड़ी योजना थी, उसको रोकना पड़ा। तो सामान्यतः मतलब चलिए कोविड चला गया, उसके बाद वो चालू हो जाती है ना। उसके बाद आप ये देखिए कि कई ऐसे राज्य हैं जो मतलब स्कूटी दे रहे हैं बच्चों को, कि आपको स्कूल जाना है तो स्कूटी देंगे, लूना देंगे, मोपेड देंगे। तो ये सब वादे सब हो रहे हैं। तो ये साइकिल जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी योजना थी, इसको पिछले में भी सरकार में भी चालू हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। एक बार मैं केदार जी का रुख कर ले तो केदार जी, पार्टी का जो वचन पत्र होता है या घोषणा पत्र या मोदी का गारंटी पत्र आप लोग लेके आए हैं, सरकार बनने के बाद उसे आधिकारिक दस्तावेज माना जाता है, मुख्य सचिव को सौंपा जाता है उसके क्रियान्वयन की योजनाओं को बनाने के लिए। लेकिन क्या केवल राजनीति से प्रेरित ही योजनाओं को बंद किया जाएगा? जिस योजना पे आप लोगों ने 5 साल तक सियासत की, जिस गोधन न्याय योजना का जिक्र प्रफुल्ल जी ने किया, जिस गौमूत्र खरीदी का जिक्र अभी हाल फिलहाल में अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने कहा था कि गौमूत्र खरीदी को लेकर केवल एक दिन एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री गौमूत्र खरीद रहे थे, उसके बाद कोई फोटो हमने कभी देखी नहीं। तो क्या केवल राजनीति जिस योजना पे जिसे मुद्दा बना के सियासत किया गया, उनकी समीक्षा या उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है? क्योंकि योजना तो आखिरकार जनता के लिए बनाई जाती है, उससे लाभ मिल सके। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, जो गोधन योजना है, गोबर खरीदने की योजना है, गोठान बनाने की योजना है, ये केंद्र सरकार की थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इसे 2017 में लॉन्च किया था और छत्तीसगढ़ में वो एक प्रोजेक्ट के रूप में खैरखूट गांव है, वहां पर चालू भी हुई थी। और इस योजना का दुरुपयोग किया गया, किसानों से और गोपालकों से गोबर न खरीद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से गोबर खरीद के उनको पेमेंट दिखाया गया और अब इसकी जांच होगी। इसलिए मेरा मानना है कि गोधन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इस पर अगर किसानों को गोपालकों को लाभ होता है तो इसकी समीक्षा होगी और समीक्षा होने के बाद ये तय किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि जो योजनाएं लोगों के लिए लाभकारी है, पर कांग्रेस ने उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था। भ्रष्टाचार की एक बड़ी जड़ उन योजनाओं में अगर बढ़ गई है तो उन जड़ों को समाप्त किया जाएगा और योजनाओं को अच्छे से कारगर रूप से जिससे जनता को फायदा हो और लोग उन्नत बने, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, इस पर काम किया जाएगा। मेरा मानना है कि मैं फिर से इस बात का जिक्र करूंगा कि 55,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, वो कर्ज का हिसाब कहीं पर नहीं मिलता। तो आने वाली जो सरकार काम कर रही है, मेरे ख्याल से इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि 55,000 करोड़ रुपए किस लिए, कहाँ वो पैसा गया। तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, विभागों में तो भ्रष्टाचार हुआ। अरे कर्जा लेके भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, तो इनके सभी कामों की समीक्षा होनी चाहिए, योजनाओं की समीक्षा होना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों पर जो लोगों ने निरंकुश होकर जिन अधिकारियों ने काम किया है और कानून को दरकिनार किया है, ऐसे अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं जवाब ले लेता धनंजय जी। बड़ी गंभीर बात है कि कर्जा लेके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे आपके पूर्ववर्ती सरकार पे। क्या आप लोगों ने कर्जा लिया भ्रष्टाचार करने के लिए? देखिए, ऐसा है अवधेश जी कि जिनके योजना ही भ्रष्टाचार करने की रही हो भारतीय जनता पार्टी के, जैसे केंद्र में इनकी सरकार है, 18 करोड़ की सड़क को जो 250 करोड़ में बनवा रहे हैं वो भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। ये कर्ज की बात कर रहे थे केदारनाथ गुप्ता जी।
हम जब सरकार में आए तो 45,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमको विरासत में मिला था। और हिसाब पूछे थे 55,000 करोड़ का, तो भाई 15,000 करोड़ तो आप जो रमन सरकार में जो कमीशन खोरी हुआ था वो उसमें कर्ज हुआ तो उसमें ब्याज में चला गया। बाकी पैसा आपके केंद्र सरकार के पास जमा है, 54,000 करोड़ रुपए केंद्र में हमारी आपकी सरकार है उससे लेना है, वो 54,000 करोड़ रुपए ले आइए, हमारा जो हिसाब किताब शून्य हो जाएगा। दूसरी बात, ये गोबर खरीदी की बात करे थे, मैंने कहा ना गोठान जब बना छत्तीसगढ़ में और गोठान की जो योजना किसान मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी ने यहाँ पे लागू किया और पूरे प्रदेश में 3 लाख एकड़ जमीन कांग्रेस की सरकार ने संरक्षित कर दिया गोधन के नाम से, गोठान के नाम से। और गोठान निर्माण के बाद आप देखेंगे 7,000 के लगभग ऐसे गोठान है जिसको राज्य सरकार से फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, वो स्वावलंबी गोठान है, उसमें गोबर खरीदी होता है, गोमूत्र खरीदी होता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को तो गौशाला के नाम से अनुदान खाना है, तो कैसे गोठान को बर्दाश्त कर पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार करना, कमीशन खोरी करना 15 साल के भाजपा सरकार का एक मूल चरित्र था, वो काम है। 10 साल से केंद्र में देख रहे हैं, देश की जनता को रोजगार तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो अकेला हूं करके जो ढिंढोरा पीटते हैं, 10 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा इस देश के ऊपर लगा दिए, देश की संपत्तियों को बेच दिए, 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ बनवा रहे हैं, 410 के सिलेंडर को 1200 रुपए में ले रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, तो इनके पास कोई योजना थोड़ी ना है। मैं लौटूंगा। एक सेकंड दीजिएगा जोर से। ठीक है। और जिस सरकार के पास नीति ही ना हो, आज मैं देख रहा था हमारी सरकार जब न्याय योजना के पैसा जमा करके रखी उसको नहीं देना चाहते किसानों के, यहाँ पे बोनस के नाम से ठगने काम कर दिए, टोकन किसानों को मिल नहीं पा रहा है। ठीक है। इनका तो मूल सूत्र है ना कमीशन करी करना, भ्रष्टाचार करना, ये कैसे योजना मैं केदार जी चलाएंगे? के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार मैं प्रफुल्ल जी के पास जाता। प्रफुल्ल जी, भ्रष्टाचार के लिए योजनाएं बनाई गई, भ्रष्टाचार करने के लिए कर्ज लिया गया, कर्ज का हिसाब दे दीजिए। धनंजय जी ने हिसाब दे दिया। साहब, जनता की क्या गलती है? अगर जनता को 1 रुपए का भी लाभ हुआ तो जनता की क्या गलती है? अगर सरकारों ने कर्ज लेने के नियत से या भ्रष्टाचार करने के नियत से योजना बनाई, लेकिन एक आदमी को अगर लाभ हुआ है जनता को, तो जनता की क्या गलती है? फटाक से जवाब दीजिए। मैं केदार जी के पास जाऊंगा। देखिए, जनता की कोई गलती नहीं है। जनता की गलती सिर्फ इतनी है कि जनता उन प्रलोभन में आती है। ये जो कर्ज का जाल है, ये कोई एक छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के ऊपर भी 80,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, 3 लाख करोड़ से ऊपर है, उत्तर प्रदेश पे कर्जा है, सब जगह कर्जा है। लेकिन और भारत सरकार पर भी कर्जा है। बात है प्लानिंग की कि आप कर्ज लेकर के अगर कोई काम करते हैं तो कैसे आपकी प्लानिंग कैसी होती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप अपना पैसा, जो जैसे आपने घोषणा कर दी कि हमको किसानों को बोनस देना है, तो बोनस की एक लंबी राशि आपने दे दी अपने बजट से, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपके पास सड़क बनाने को पैसे घट जाएंगे, आपके पास मतलब दूसरे अन्य सुविधाओं पे उसमें पैसे घट जाएंगे, तो पैसा आएगा कहां से? फिर आप कर्ज लेंगे, तो कर्ज लेंगे तो फिर उस कर्ज को पटाने के लिए, उसको ब्याज को पटाने के लिए आप फिर से कर्ज लेंगे। प्रतिभूतियां भी बेची गई सरकार। पिछले सरकार में पहली बार राज्य गठन के बाद प्रतिभूतियां बेची गई, ये भी इतिहास है। प्रफुल्ल जी, आप भली बात उससे वाकिफ है। धनंजय जी भी है, केदार जी भी है। केदार जी, आप जवाब दे दीजिए। आप सवाल उठा रहे थे कि कर्जा इसलिए लिया गया क्योंकि भ्रष्टाचार किया गया, कर्जे का आप हिसाब मांग रहे थे। धनंजय जी ने हिसाब दे दिया कि केंद्र से 54,000 करोड़ ले आइए, कर्जा माफ। आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं और इन चीजों से जुड़े हुए हैं कि 54,000 करोड़ रुपए केंद्र से इन्हें लेना नहीं है, ये फर्जी बात है। दूसरी बात कि जो आंकड़े हैं उसे मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में 28,000 करोड़ कर्ज लिया। 6,000 करोड़ रुपए हमारे हिस्से में 2003 में आया था। 34 से 35,000 करोड़ कर्ज 2018 में हमने इनको दिया था और 28,000 करोड़ में पूरे छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 839 पुल पुलिया से लेकर 45,000 किलोमीटर की सड़क से लेकर 8 मेडिकल कॉलेज से लेकर जितने काम देख रहे हैं, 3200 से ज्यादा छोटे पुल पुलिया बने, 40,000 स्कूलें बनी, ये काम हुआ। और 55,000 के करोड़, 55,000 करोड़, इसका कोई काम अगर ये दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। सवाल होता है नीति और नियत का। बिना पे धन के कोई काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, किसानों की मदद नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। अब ये सरकार नीति और नियत के साथ चलेगी। अरे 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व तो खाली ये आबकारी में डकार गए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। अब वो सारा राजस्व आएगा, सरकार के खजाने में जमा होगा और सरकार चुस्त दुरुस्त रूप से चलेगी। मैं फिर से कहूंगा कि 55,000 करोड़ का हिसाब तो एक न एक दिन निकलेगा और उस समय हम इसी टेबल में और कांग्रेस से सवाल पूछेंगे कि इन पैसों का क्या हुआ। धनंजय, जवाब दे दीजिए। देखिए,
बहुत अच्छा लगता है जब शराब के घोटाले पर भाजपा नेता बात करते। 15 साल तो सत्ता में थे, 3900 करोड़ का राजस्व था आपका, हमने तो उसे 6600 करोड़ कर दिया। मतलब हर साल 2500 करोड़ का घोटाला भाजपा की सरकार ने किया था। 15 साल में 45,000 करोड़ रुपए तो आप लोग खा गए, जनता के पैसा। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ 54,000 करोड़ रुपए मैं हिसाब देता हूँ, 17,240 करोड़ रुपए सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का है, 11,000 करोड़ रुपए बटालियन का है, 33,000 करोड़ रुपए जीएसटी और बंद योजना का है। आप सरकार में है, मांग लीजिए पैसा, डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। भले अलग विषय कि मोदी जी तो देश में कर्ज में डुबो दिया तो आपको पैसा कहाँ से देंगे, और 15,000 करोड़ तो ब्याज आपके पूर्ववर्ती सरकार का हमने भरा है, उसका हिसाब भी आप दे दीजिए। और आपने जो कर्ज की बात की, आपने कर्ज लिया तो कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की, आपने किसानों को धान कीमत 81 नहीं दिया, 300 बोनस नहीं दिया, 15,000 किसान 15 साल में आत्महत्या के थे, आपकी सरकार थी। आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, पुल पुलिया के नाम से आपने भ्रष्टाचार किया। स्काई वॉक यहाँ भाजपा के भ्रष्टाचार की स्मारिका बन के खड़ी हुई है। 463 करोड़ का एक्सप्रेस वे हम सरकार में जिस दिन आते हैं उस दिन भसक जाते, उसको बनाना पड़ा। तो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी भाजपा की जन्मजात आदत है। हमने किसानों को पैसा दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने मजदूरों को पैसा दिया, हमने यहाँ राम वनगमन पथ बनाया, माता कौशल्या का मंदिर बनाया, हमने गौ सेवा किया। ये भाजपा आने वाले कभी नहीं कर पाएगी ना, इनके पास सोच में कमीशनखोरी के अलावा। और 54,000 करोड़ मांग लीजिए ना भाई, क्यों डरते केदार हैं? जी बहुत देर से हाथ उठा के रखे। केदार जी आप जवाब दे दीजिए फटाफट, मैं प्रफुल्ल जी के पास जाऊंगा। दर्शकों से आग्रह करूंगा कि सब चीजें ऑनलाइन है, गूगल खोलें और जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ में कितना बाकी है वो देखें, और मेरे भाई धनंजय को जरूर ऑनलाइन सोशल मीडिया में जवाब दें। मेरे को भी तो अवसर ये अब दीजिएगा। खाली मेरे को अवसर दीजिएगा। बातों पे जमा खर्च नहीं होता है, चीजें सामने है, तथ्यात्मक रूप से बात करें। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, से मेरा 100% अटल सवाल है, अटल सवाल 55,000 करोड़ का हिसाब तो देना एक बार अवसर दीजिएगा होगा। अवसर आप जी। बात करते हैं एक्सप्रेसवे की, अगर रायपुर में एक्सप्रेसवे नहीं होता, कैनाल रोड नहीं होता, तो आज क्या हाल होता रायपुर के ट्रैफिक का। आपने तो पूरा बेजा कब्जा कर दिया, अभी बुलडोजर चले हैं, तब जाके लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। केदार जी मैं आपको रोकूंगा, एक बार प्रफुल्ल जी के पास, फिर धनंजय जी आपके पास लौटूंगा। प्रफुल्ल जी बीच में बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार है। प्रफुल्ल जी आप जवाब दे दीजिए कि आरोप प्रत्यारोप का हिसाब तो जनता ने दे दिया, 2013 से लेकर 18 तक का हिसाब जनता ने दिया कि बीजेपी 15 सीट पे आ गई, 18 से 23 तक का हिसाब जनता ने दे दिया कि कांग्रेस 5 साल में सत्ता से बाहर हो गई। अब आप जवाब दे दीजिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, जनता जब खुश नहीं है ना, तो वो इसी तरह रिएक्ट करती है ना। 18 में वो खुश नहीं थी, उसने रिएक्ट किया, और इस बार खुश नहीं थी, उसने रिएक्ट किया। इसलिए जनता के फैसले पर हम क्या टीका टिप्पणी करें, वो जनता जनार्दन लोकतंत्र में उससे बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन अभी जो कर्ज की बात हो रही थी, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कर्ज कोई बुरी बात नहीं है ना। कर्ज मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी होगा, आपने भी गाड़ी ली होगी, घर लिया होगा, कर्ज आपके ऊपर भी होगा। प्रश्न कर्ज लेने का नहीं है, प्रश्न ये है कि आप कर्ज किस मकसद से ले रहे हैं, है ना। आप कर्ज लीजिए, कर्ज हर कोई लेता है, हर व्यापारी कर्ज लेता है, कर्ज कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस कर्ज को पटाना और उस कर्ज की राशि का सही इस्तेमाल करना और रेवेन्यू जनरेट करना। भारत सरकार के पास अगर मान लीजिए लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, तो भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत तगड़ा है, जो इसके पहले कभी नहीं था। गोल्ड भारत के पास बहुत तगड़ा है, जो इसके पहले कभी नहीं था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि आप कर्ज लीजिए, कर्ज में कोई समस्या नहीं है। कर्ज लेना पर प्रदेश की प्रतिभूति मत बेचिए कर्ज के कारण, ये बेहाल जवाब कर दे दिया। दीजिए। केदार जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रतिभूति बेची गई, बिल्कुल सही बात है। धनंजय जी कुछ जवाब देना चाह रहे, धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए। भाजपा की जब सरकार थी ना, तो आरडीए के जमीन को 2 लाख एकड़ जमीन को, 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन को कर्जा रखा गया था। एक एक चीज को गिरवी रख देते भाजपा की सरकार ने, पहली बात। दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कर्ज लेना चाहिए, तो भाई क्या किसानों को धान कीमत देना क्या गलत बात है? आपकी सोच में ये हो सकता है, प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है, चाहे भाजपा की सरकार हमारी सरकार हो, उसको उद्देश्य किसानों को लाभ का नहीं होना चाहिए। आपने 2,05,00,000 करोड़ के सफाई प्रस्तुत कर दिया केंद्र सरकार की, जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, आपके इनकम अच्छे, फिर आप कर्ज क्यों ले रहे हैं? इस कर्ज का भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कर्ज ले रहे हैं, कर्ज पैसा कहाँ जा रहा है? आप पेट्रोल में जनता से वसूल रहे हैं, हर मामले में आप जीएसटी वसूल रहे हैं, पैसा कहाँ जाता है? आप संपत्ति अलग बेच रहे हैं। तो चीजें को क्लियर करनी चाहिए बुद्धिजीवी, और मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तो अभी भी दावा कर रहा हूँ, जनता से आग्रह करता हूँ, गूगल खोल ले, हर साइट को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बंद करके रखा हुआ है, जैसे बेरोजगारी बनकर बरताने वाले साइट को बंद किया गया है। और ये झूठ बस बोलेंगे, क्योंकि गुमराह करना, झूठ बोलना भाजपा नेताओं का काम है। ना तो किसानों को 3100 देंगे, ना महिलाओं को 1000 देंगे, ना योजना पूरा करेंगे। ये सिर्फ हटाने की में काम करेंगे और 5 साल ये सिर्फ दुखा रोएंगे। ठीक है, मैं एक बार केदार जी का रुख कर लेता हूं। केदार जी, आप लोग योजनाओं को लागू करने के लिए राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, समीक्षा के नाम पे आप राजनीतिक बदला लेंगे और अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे? गंभीर सवाल।
नहीं, देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों और विचारों के आधार पर राजनीति करती है। जनता के सेवा करने के लिए सत्ता में आती है और हम कर रहे हैं। मेरे भाई ने कहा ना 3100 देंगे ना बोनस देंगे, बोनस तो सबको मिल गया। 3100 रुपए में धान खरीदी चालू है, महतारी वंदन योजना चालू है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। हम कर्जा लेकर भ्रष्टाचार करने वाली सरकार नहीं है। ये एक रिकॉर्ड बनेगा छत्तीसगढ़ का। देश की और संपत्ति मैं समझता हूं कि ऐसी अब कोई सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाएगी जो इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार होगी कि कई विभागों में तो हजारों करोड़ का घोटाला किया, कई आईएएस अधिकारी जेल में। अरे इस सरकार की बात क्या करें, आज तक जमानत नहीं मिली, डायमंड और सोना लोगों के घर में मिला। और उसके बाद अगर मेरे भाई छाती चौड़ी करके बात करते हैं तो मैं उनका हम करेंगे तो हमने किसानों को पैसा दिया, हम कोई रमन सिंह की तरह भ्रष्टाचार नहीं किया। हमने देश की संपत्ति नहीं ली नरेंद्र मोदी की तरह। आपने कांग्रेस की सरकार ने किसानों को नरेंद्र मोदी की तरह संपत्ति नहीं बेचा है। हमने किसानों को धोखा नहीं दिया है भाजपा की सरकार की तरह। हमने नरेंद्र मोदी की तरह देश की संपत्ति बेचा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा नहीं है, छत्तीसगढ़ भारत की तरह अहंकार मत करिए। रावण का अहंकार नहीं चला, भाजपा का अहंकार कहाँ चलेगा? अरे रावण का अहंकार धनंजय जी, तो आपका अहंकार कहाँ चलेगा? धनंजय जी, केदार जी, संसार में तो भाजपा का अहंकार चले चलेगा। और यही किसान, यही महिला, यही माता बोले आपका अहंकार भी तोड़ेगा। समाप्त करना पड़ेगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। धनंजय जी, केदार जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। केदार जी, धनंजय जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। केदार जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, योजनाओं को लेके, क्रियान्वयन को लेके और नियत को लेके। नियत, क्रियान्वयन और योजनाओं का जवाब आखिरकार जनता की अदालत में जाके लिया जाता है और जनता जवाब देती है। और जनता जब जवाब देती है तो सत्ताधारी दल विपक्ष में और विपक्षी दल सत्ता में लौट आती है। बहरहाल आज चर्चा में इतना ही। देखना होगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन और समीक्षा के नाम पे क्या कुछ आगे निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।